अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। मैं एक टीचर होने के साथ साथ दो होम स्कूलर की मदर भी हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से ग्रेड 1 के स्टूडेंट की होम स्कूलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवानी है तो उसके लिए हमें करिकुलम कोई ना कोई जो है अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट करना होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे करिकुलम्स हैं, बहुत सारे जो है पब्लिशर्स हैं जिनके करिकुलम बहुत अच्छे हैं। पंजाब वालों का बहुत अच्छा है, सन सीरीज़ वालों का बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए जो करिकुलम सेलेक्ट किया था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ आज। जी, ग्रेड 1 के लिए मैंने सिर्फ 5 बुक्स सेलेक्ट की थी अपने बेटे के लिए, और मेरे ख्याल से 5 बुक बहुत इनफ होती हैं जो हम होम स्कूलिंग में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और सबसे पहले ये ऑक्सफोर्ड की बुक है, आप लोग ये देख सकते हैं, इसका कवर बुक 1 है। इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी थी वो ये कि यहाँ पर एक पिक्चोरियल यानी पिक्चर्स जो हैं वो दी गई हैं, और बहुत अच्छे तरीके से बच्चा इंटरेस्ट लेके इन बुक्स को पढ़ता है। और इसके अलावा इसके अंदर ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्सरसाइजेज ग्रामर से रिलेटेड दी गई हैं। ये एक बुक आई थिंक इनफ है। अगर आप अपने बच्चे के लिए लेते हैं तो उसके अंदर आप ग्रामर का भी करवा सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर हैं, और बहुत पिक्चर्स के साथ और बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को एलैबोरेट किया गया है। तो इंग्लिश के लिए हम ले सकते हैं ये ऑक्सफोर्ड की मॉडर्न इंग्लिश बुक 1, ठीक है। और सेकंड बुक जो है वो मैंने इस्लामियात की ली है, ये मुताला इस्लामियात है। बराजबाद अव्वल, आप इसका कवर भी देख सकते हैं। इसकी भी बेस्ट क्वालिटी, जो बेस्ट मुझे जो चीज़ लगी वो कि ये भी एक बुक के साथ साथ एक वर्क बुक भी है। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी लास्ट में दी गई हैं, हमें अलहदा से कोई बच्चे के लिए वर्कशीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें भी साथ साथ यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये नाजरे वाला सेक्शन है। नाजरे के बाद जो इसकी ये देखें, यहाँ पर जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, कि छोटे छोटे आंसर्स जो हैं वो ग्रेड 1 के जो स्टूडेंट के लिए अच्छे हैं। स्टार्टिंग में उसको थोड़ा आसान लगता है, वो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आंसर्स हैं, फिर मैचिंग कॉलम्स हैं, एमसीक्यूज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बुक प्लस वर्क बुक उन्होंने साथ ही दी हुई है। तो इस्लामिक की आप लोग ये वाली बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा साइंस की मैंने अल्फ़ा वालों की साइंस की बुक 1 ली है, ये भी बहुत अच्छी है। इसकी जो अच्छी बात मुझे लगी कि रीडिंग के साथ साथ और क्वेश्चनिंग के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं बेस्ट ऑप्शन टिक करने के लिए, वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं, वो पिक्चर टाइप में दिए हुए हैं। तो बच्चा जो है वो शुरू में, क्योंकि उसको रीड करना इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होता, तो वो पिक्चर्स देख के पता चल जाता है हाउ डू वी यूज़ टू वॉक, तो उसके लिए आसान होता है कि हम वॉकिंग कैसे करते हैं और हमारा कौन सा पार्ट जो है वो बॉडी को कंट्रोल करता है। तो वो फिर बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है स्टार्ट में। इसी तरह से बाकी चैप्टर्स भी ऑनवर्ड इसी तरह से हैं। लास्ट में जो उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई हैं वो टिक क्रॉस हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज़ द गुड बुक दैट यू कैन चूज़ फॉर योर किड ऑफ ग्रेड 1 फॉर होम स्कूलिंग। और मैथ के लिए भी ऑक्सफोर्ड वालों की काउंटडाउन बुक 1 है, ये भी बहुत अच्छी है। काफ़ी मोटी बुक है, आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम, तो काफ़ी ज़्यादा मोटी बुक है, लेकिन ये कि इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज साथ ही दी हुई हैं। एक एक कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज दी हुई हैं जो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट जो आप बच्चों को करवा सकते हैं। और लास्ट में उर्दू, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की उर्दू नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें मुझे जो चीज़ लगी कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज लास्ट में नहीं दी गई जो कि बच्चों के लिए होनी चाहिए, और फिर अलहदा से कोई प्रॉपर फिर अलहदा कोई बुक उसके लिए हम नहीं ले सकते। यहाँ पे मैंने जो ग्रेड 1 वालों की मैंने आपको दिखाया कि गुलरंग वालों की उर्दू की बहुत अच्छी मुझे लगी, क्योंकि इसकी भी लास्ट में एज इट इज़ वर्कबुक का एक पूरा पेज बना हुआ है जो बच्चा रीडिंग के बाद वर्कबुक को ईजिली कर सकता है। ये देखें, यहाँ पर भी जो उन्होंने दिया हुआ है बहुत सारी इसकी जो एक्सरसाइज के लिए जो जगह है, वर्कबुक की जो कमी है वो इन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। सो आई थिंक दीज आर द गुड बुक्स। और ये सिर्फ 5 किताबें मैंने ग्रेड 1 के लिए ली हैं, जो आप अपने जब होम स्कूलिंग स्टार्ट कराना चाहें अपने बच्चे को तो आप ये वाली बुक्स ले सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए दोबारा शो कर रही हूँ ताकि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो इन 5 बुक्स से आप लोग ईजीली अपने बच्चे को होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा सकते हैं ग्रेड 1 को।
नंबर 2 पे कि जब आप अपनी बच्चे का करिकुलम सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, फिर उसके सिलेबस को अपने टर्म वाइज डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक टर्म्स बना लेनी है। जैसे अब मार्च स्टार्ट हुआ है, मार्च से आप जून तक एक टर्म बना सकते हैं, जुलाई से अक्टूबर तक सेकंड टर्म बना सकते हैं, नवंबर टू जनवरी आप एक टर्म बना सकते हैं। टर्म बनाने का फ़ायदा ये होता है कि फिर आप फोकस कर लेते हैं कि हाँ, मैंने इन चैप्टर्स को बच्चों को पढ़ाना है और मैंने इन चीज़ों को पढ़ाना है। और अगर हम नहीं बनाते टर्म तो इससे क्या होता है कि फिर हमें समझ नहीं आती, अच्छा पहला चैप्टर पढ़ा लिया, कभी दूसरा पढ़ा लिया, तो इस तरह से बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और हम भी खुद भी थोड़ा फोकस नहीं हो पाते हैं। सो टर्म वाइज हम किस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जी, इंग्लिश के लिए अगर हम इसका जो है वो इसको हम डिवाइड करें, टर्म वाइज डिवाइड करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको टर्म वाइज कैसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये 13 यूनिट्स यहाँ पे उन्होंने शो किए हुए हैं, इसकी कंटेंट लिस्ट आप देखें और उसको फिर आप जो है वो डिवाइड कर लें। मैंने यहाँ पे 4 और फिर उसके बाद 5 और फिर 4 में इनको जो है वो डिवाइड किया है। आप इसमें से कोई एक यूनिट स्किप भी कर सकते हैं। 4 यूनिट आई थिंक फर्स्ट टर्म के लिए इनफ होते हैं। आप अपनी टर्म को अपने मुताबिक मार्च से जून तक अगर आप टर्म बनाते हैं तो मेरे ख्याल से 4 चैप्टर्स बहुत इनफ होते हैं। आप उसके अंदर बच्चे को सिर्फ स्टार्टिंग में आपने 4 यूनिट्स ही करवाने हैं, ठीक है। तो आप अपना सारा फोकस फर्स्ट टर्म पे रखें, फिर सेकंड टर्म पे रखें, फिर थर्ड टर्म पे रखें। और ये कोई जाहिर है कि हमारे पर कोई बर्डन नहीं होता कि हाँ हमने ये हर सूरत में ही कंप्लीट करवाने हैं। बच्चे बहुत सारे इसको जल्दी भी कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा डिले भी होते हैं, लेकिन आप इसको जो डिवाइड करने के जो इसकी स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है कि आपने जो टोटल बुक्स है उसको 3 पार्ट्स में करके आप उसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इस्लामियात की बुक को अगर देखें तो इसके भी कंटेंट लिस्ट यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। ये हिफ्स का सेक्शन है, ये जो है यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है। तो हम क्या करेंगे कि ताउज हिफ्स में से 2 चीज़ें ले सकते हैं, फिर हम इसको ये वाला जो सेक्शन है ये फर्स्ट टर्म में ले सकते हैं, फिर उसके बाद 2 चीज़ें हम लेंगे और उसके बाद फिर इसका सेकेंड टर्म बना लेंगे और फिर एंड वाली 2 चीज़ें लेके हम इसका थर्ड टर्म बना लेंगे। तो हम इजीली इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम तीनों टर्म्स में इसको भी इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगेन साइंस की भी यही स्ट्रेटजी होगी, हमने इसको भी इसी तरह से इसके पार्ट्स कर लेने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म, यानी 4 यूनिट्स हैं, फिर 4 यूनिट्स हैं और फिर 4 यूनिट्स हैं। तो इजीली इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल नहीं होता। पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रही, हम पूरा साल किस तरह से करवाएंगे, ये पहले करवाएं या वो पहले करवाएं। तो ये हर स्कूल में भी इसी तरह से इसको डिवाइड किया जाता है और थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ इसी तरह से चीज़ें करवाई जाती हैं। मैथ्स की भी सेम, अगर आप इसके यूनिट देखें तो 12 यूनिट्स हैं और हम इसको 4 3 12 3 टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट टर्म में 4 यूनिट हो गए, सेकंड टर्म में 4 यूनिट हो गए और फिर थर्ड टर्म में भी 4 यूनिट हो गए। यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आपके बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा है तो आप उसको किसी यूनिट के साथ चेंज भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि हम किस तरह करवाएं, हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमें तो पढ़ाना नहीं आता या हमें करना नहीं आता। तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब आप उसको करना शुरू करते हैं। इसी तरह से उर्दू है, उर्दू के यूनिट थोड़े ज़्यादा हैं, सो मैंने इसमें से 2 चीज़ें कट कर दी हैं, 2 पोएम्स 2 राइम्स जो हैं वो कट कर दी हैं और बाकी 5 और 5 यानी 3 टर्म्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। सो इस तरह से आप अपने कोर्स को डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ हम चलते। जब आप डिवाइड कर लें फिर उसके बाद अपना एक टाइम टेबल ज़रूर डिज़ाइन करें, ठीक है। टाइम टेबल बनाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि ये नहीं होगा कि बच्चा कह रहा है मैंने इस टाइम पढ़ना है, मैंने इस टाइम नहीं पढ़ना, तो बच्चे को भी क्लियर होगा कि हाँ मैंने इस टाइम पे पढ़ना है और मैंने ये पढ़ना है, ठीक है। तो अपने शेड्यूल के मुताबिक, यानी कि अगर आप घर के कामकाज कर रही होती हैं, साथ में आप बच्चे को कोई ऐसा काम दे सकती हैं जो बच्चे को पहले से आता है, राइटिंग का कुछ दे दिया या रीडिंग का कुछ दे दिया, तो अपना एक टाइम टेबल ज़रूर डिज़ाइन करें। उसमें एक दिन ऐसा ज़रूर रखें जिस दिन आप बच्चे को ड्राइंग भी साथ करवाएं। ड्राइंग के अंदर आप उसकी पेस्टिंग, कटिंग या इस तरह की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूर इसके अंदर इंक्लूड कर लें। कुरान का कोई एक जो है वो उसके अंदर अपना एक टाइम शेड्यूल जो है वो सेट करें कि मैंने इस टाइम पे इसको कुरान का काम करवाना है, कुरानी कायदा पढ़ाना है या और जो एक्टिविटीज़ मैंने एक्स्ट्रा करवानी है, तो एक शेड्यूल ज़रूर बनाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है होम स्कूलिंग में। अगर हम ये नहीं बनाते तो बच्चे और हम थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं और पीछे से बहुत पेंडिंग जाती रहती हैं। तो टाइम टेबल अपना आपने ज़रूर डिज़ाइन करना है।
नंबर 4 पे आपने जब आप अपना यूनिट स्टार्ट कराने लगे तो उसके लिए आपको थोड़ी सी टिप्स मैं देना चाहूँगी कि आप कैसे यूनिट को स्टार्ट करवा सकते हैं। सो देखें। जी, अब बारी आती है कि हमने चैप्टर को स्टार्ट कैसे करवाना है। ठीक है, जब हम ग्रेड 1 के स्कूल के बच्चे को जब हम स्टार्ट करवाते हैं तो उसको स्टार्ट कैसे करवाना है, आया कि पूरा चैप्टर ही एक दिन में करवा देना है, तो ये डिपेंड करता है बच्चे पे। कुछ बच्चों की जो वोकैबुलरी होती है, जिन उनकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह वो ऑलरेडी अच्छी होती है, तो आप उसके लिए ज़्यादा भी लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कि स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लाइंस को पढ़ना, सेंटेंसेस को पढ़ना, तो आप शुरू में अगर आपने दो जो हैं वो लाइंस ली हैं, या कुछ 2-3 लाइनें बच्चे के लिए ली हैं, तो आपने उसी को रीड करवाना है। और आपका फोकस होना चाहिए कि जो आपने बच्चों को करवाया है, बच्चा उसको सही से रीड कर भी रहा है या नहीं। सो इसी तरह से रीडिंग में आप उसको फर्स्ट 2 लाइंस को रीड करवाएंगे, और उसके अलावा जो बच्चे के लिए थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड लगेंगे या न्यू वर्ड्स लगेंगे, लाइक दिस इज हॉट एंड डे एंड सिटिंग अंडर बनाना ट्री एंड लीव्स, लाइक ये वाले जो वर्ड्स हैं, आप बच्चे को राइटिंग में इनको डिक्टेट करवाएंगे। ठीक है, आप अंडरलाइन कर दें, बार बार बच्चे को प्रोनाउंस करवाएं। उसके अलावा अगर आपने रीडिंग करवाई है 2 लाइनों की या 3 लाइनों की रीडिंग करवाई है, तो आप उनके जो न्यू वर्ड्स हैं वो डिक्टेट करवाएं। इसी तरह आपने फर्स्ट डे अगर रीड करवाया, फिर से डिक्टेट करवाया, रीड करवाया, डिक्टेट करवाया, रीड करवाया, डिक्टेट करवाया, और इसी तरह सेम आप अपना जो पूरा यूनिट है वो कंप्लीट कर लिया विद द सेम पैटर्न। और इसके बाद आप उसके जितने भी डिक्टेशन वर्ड आप डिक्टेट करवा चुकी हैं, उसकी आप एक असेसमेंट कर सकती हैं। आप रीडिंग की असेसमेंट कर सकती हैं जब आप यू मेक श्योर कि आपके बच्चे ने ठीक तरीके से कर लिया है। फिर आप इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ आ सकती हैं, और ग्रेजुअली इसी पैटर्न पे आप इसको सारे को लेके चल सकती हैं। यही पैटर्न उर्दू के लिए होगा कि उर्दू की जब आप रीडिंग करवाएंगे तो उसके साथ साथ उसके जो न्यू वर्ड्स हैं उनको आप डिक्टेट करवा लें, और फिर वो आप राइट करवाएं और इस तरह से इसको रीड करवाएं। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपने बच्चे को यहाँ से यहाँ तक सारा पढ़ा दिया और बच्चे को ना कुछ पढ़ना आया और ना फिर कुछ लिखना आया। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को स्टार्ट में करवाना है, और जब वो ग्रेजुअली रीडिंग करना शुरू कर देता है तो फिर वो उसके लिए आसान हो जाता है पढ़ना। और इसके अलावा मैथ्स के लिए भी आप असेसमेंट शीट्स बनाएं। कुछ असेसमेंट उसके साथ होती हैं, लेकिन इन सब सब्जेक्ट्स के लिए आप असेसमेंट शीट ज़रूर बनाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा बच्चा जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे फेमिलियर रहेगा, तो उसे एकदम से जब अगर आप फ्यूचर में अगर आपका प्लान है कि मैंने उसको किसी स्कूल में इनरोल कराना है, तो आप बच्चे को ये एकदम से कोई न्यू चीज़ नहीं लगेगी कि उसको करना ही नहीं आएगा कि मैंने असेसमेंट की शीट्स हैं वो कैसे करनी है। तो लास्ट में आप वीकली असेसमेंट बना सकते हैं, मंथली असेसमेंट बना सकते हैं, तो वो ज़रूर बनाएं ताकि बच्चा जो है वो इससे फेमिलियर रहे। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों की कुछ क्वेरीज अगर इस बारे में हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।